हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के साइंस के लिए प्रैक्टिस क्लास करेंगे और आगे देखेंगे। इसके पहले आपको एक प्रैक्टिस क्लास साइंस की कराई जा चुकी है। सेकंड प्रैक्टिस क्लास है आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए, तो आप लोगों को प्रैक्टिस क्लासेस के माध्यम से पूरी साइंस कवर कराने का प्रयास किया जाएगा। आप लोग साथ में लगे रहें, जुटे रहें और लोगों को जोड़ते रहें, सभी फ्रेंड्स को ज्वाइन करते रहें। और आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट सूचना ये है कि आप लोग जो मार्केट में इस समय सीरीज़ अवेलेबल हो रही, हम लोग अपनी सीरीज़ ला रहे हैं मार्केट में। आप लोगों को बहुत ही शीघ्र बुक शॉप्स पर भी सीरीज़ अवेलेबल हो सकेंगी और जिनको नहीं हो सकेगा वो लोग यूट्यूब चैनल के माध्यम से यहाँ पर आपको एक वीडियो के द्वारा बताया जाएगा और आपको उसमें आप अपना ऑर्डर कर सकते हैं। वहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिया जाएगा, व्हाट्सएप नंबर दिया जाएगा, उस पर आप अपना एड्रेस बताएंगे और आपके एड्रेस पे वो सेंड कर दिया जाएगा। आप फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से पेमेंट कर पाएंगे और सीरीज़ आप तक पहुँच जाएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को बहुत ही शीघ्र कुछ ही दिनों में, हफ्ते 10 दिन के अंदर सीरीज़ अवेलेबल करा दी जाएगी। ठीक है, और आप लोगों को पहुंच भी जाएगी। तो आप लोग जैसे जो भी माध्यम आपको उचित लगे आप लोग तैयार रहें। देखिए, आगे पढ़ते हैं और विज्ञान के लिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, दिष्ट धारा किसे कहते हैं? ठीक है, दिष्ट धारा, दिष्ट धारा को इंग्लिश में डायरेक्ट करंट कहते हैं। क्या कहते हैं? डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट से आपको ऐसे ही पता चल रहा है कि ऐसी धारा जिसका मैग्नीट्यूड यानी परिमाण और दिशा ना बदले। ठीक है, यानी समान रहे, ऐसी धारा। तो दिष्ट धारा की परिभाषा ये हो जाएगी, जैसे मान लीजिए मैं इसका अगर ग्राफ बनाने की बात करूं तो कुछ ऐसे बनेगा। ये एक्स वाई, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे अगर इसका ग्राफ बनाया जाए तो इस तरीके से सीधी लाइन जाएगी, स्ट्रेट लाइन। ये जो लाइन जा रही सीधी, ये दिष्ट धारा। इसका मतलब दिष्ट धारा की डायरेक्शन, दिशा और परिमाण फिक्स होता है। परिमाण फिक्स का मतलब जैसे मान लीजिए वाई एक्सिस पे वैल्यू आपकी 1, 2 और ये 3 ऐसे है, तो देखिए 3 एम्पियर है तो 3 ही एम्पियर रहेगा। तो कुल मिलाकर के आपको ये समझना है कि ऐसी धारा जो समय के साथ, अगर इसको हम समय के साथ लेते हैं इसका मान, तो आप देख रहे हैं कि समय के साथ जिसका मान परिवर्तित ना हो, ठीक है, जो ना बदले, यानी जिसका परिमाण समान रहे। दिष्ट धारा में आप क्या चीजें ध्यान देंगे कि इसका परिमाण, परिमाण का मतलब क्या होता है? परिमाण का मतलब होता है जैसे धारा 5 एम्पियर है या 7 एम्पियर धारा है, ठीक है, ये तो अगर कोई भी कितनी, क्योंकि धारा को आप जानते हैं एम्पियर में मापा जाता है, तो अगर वो 7 एम्पियर है, ठीक है, तो 7 ही रहे, 5 है तो 5 ही रहे, जैसे यहाँ 3 है तो 3 ही रहे। ये सीधी स्ट्रेट लाइन क्या शो करता है? ये ग्राफ है दिष्ट धारा का। इससे पता लगता है कि इसका मान हर जगह 3 एम्पियर ही रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब आपने समझा, दिष्ट धारा ऐसी धारा, ठीक है, जिसका परिमाण समान रहे और दिशा, परिमाण और दिशा, दो चीजें आप यहाँ पर देखेंगे, परिमाण और दिशा क्या रहे? समान रहे, यानी बदले ना, फिक्स रहे जिसको कहते हैं। ठीक, तो ऐसी धारा जिसका परिमाण और दिशा समान रहता है दिष्ट धारा कहलाती है। ठीक है, और इसका ग्राफ आप देख रहे हैं इस तरीके से। अगर ग्राफ आता है, पूछा जाए, ऐसा कभी ग्राफ दे करके आपसे पूछ लिया जाए कि आप बताइए इस तरीके से लाइन खींची गई है तो ये किस धारा को व्यक्त करता है, तो ये दिष्ट धारा डायरेक्ट करंट को व्यक्त करता है। डायरेक्ट करंट, जिसको डीसी करंट कहते हैं शॉर्ट में, डायरेक्ट करंट या दिष्ट धारा। ठीक है, तो इसको आप समझ गए होंगे। धारा के प्रकार में 2 प्रकार की धाराएं आप देखेंगे। दिष्ट धारा आपने समझ ही लिया। अगला है, देखिए, अल्टरनेटिंग करंट यानी प्रत्यावर्ती धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया प्रत्यावर्ती धारा क्या है, तो इसका वर्ड ही है जैसे प्रत्यावर्ती, जो बदले, जो चेंज हो, ठीक है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट। तो प्रत्यावर्ती धारा, इसको इंग्लिश में कहते हैं अल्टरनेट करंट, है ना, अल्टरनेट करंट। और जो अल्टरनेट करंट होता है वो क्या होता है? अल्टरनेट का मतलब भी जो चेंज हो। इसका ग्राफ देखिए कैसे बनता है। इसका ग्राफ इस तरीके से बनेगा। अगर इसका ग्राफ आप बनाएंगे तो आप ये मान के चलिए कुछ इस तरीके से रहेगा कि चेंज होगा इस तरीके से। ठीक है, अल्टरनेटिंग, यानी कि सिंपल सी बात है, अगर हम ऐसे देखें तो इस तरीके से जो करंट चलेगा, ये करंट क्या होगा? अल्टरनेट करंट, यानी प्रत्यावर्ती धारा का ग्राफ है। प्रत्यावर्ती, यहाँ पर देखिए आपको पता चल रहा है, प्रत्यावर्ती का मतलब ये होता है जो बदले, चेंज हो। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर, करंट की वैल्यू बदल रही है, यानी कि इसका मतलब कि ऐसी धारा, अब इसकी परिभाषा में आप क्या लिखेंगे कि प्रत्यावर्ती धारा वह धारा है जिसका परिमाण, परिमाण का मतलब होता है वो कितना है, क्वांटिटी उसकी कितनी, यानी कितने लिया जा रहा है, उसकी मात्रा क्या है। तो परिमाण का मतलब ये हो गया, जैसे कि कोई चीज 6 एम्पियर की धारा बह रही है तो 6 एम्पियर इसका क्या है? परिमाण है। ठीक है, मैग्नीट्यूड। ठीक है, जैसे कभी कोई चीज आप खरीदते हैं कि चीनी खरीदा आपने 2 kg, तो ये 2 kg क्या है? उसका परिमाण है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप ये समझिए कि यहाँ पर आप क्या बताएंगे कि प्रत्यावर्ती धारा ऐसी धारा है
ग्राफ तो आपने देख ही लिया। प्रत्यावर्ती धारा ऐसी धारा जिसका परिमाण और दिशा, परिमाण और उसकी दिशा यानी डायरेक्शन क्या होता है, समय के सापेक्ष बदलता है, यानी समय के साथ साथ उसकी दिशा और परिमाण बदलता है। देख रहे हैं, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, इस तरीके से जो करंट ये चल रही है ये अल्टरनेटिंग करंट है, ठीक है। तो समय के सापेक्ष बदलता रहता है, यानी वह धारा जिसका परिमाण और दिशा समय के सापेक्ष बदलता है प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। और ग्राफ भी आपने देख लिया। तो धारा के दो प्रकार आपने देखे, एक दिष्ट धारा और एक प्रत्यावर्ती धारा, दोनों को आपने समझा। इसको एसी करंट कहते हैं। हमारे घरों में जो सप्लाई आती है वो यही एसी करंट आती है, अल्टरनेटिंग करंट यानी प्रत्यावर्ती धारा। जो हमारे घरों में लाइट आ रही है, जो फैंस और ये सब आप यूज़ कर रहे हैं, वो क्या है, प्रत्यावर्ती धारा। जो बैटरी से, देखिए बैटरी से जो करंट निकलता है वो डायरेक्ट करंट होता है, ठीक है। घरों में आप देखते हैं इन्वर्टर के साथ बैटरी होती है, सोलर सिस्टम के साथ बैटरी होती है, तो उस बैटरी का जो करंट है वो क्या है, दिष्ट धारा है, ठीक है। और घर में जो सप्लाई आ रही है वो क्या है, प्रत्यावर्ती धारा। तो जो इन्वर्टर लगे होते हैं, इन्वर्टर का काम क्या होता है, इन्वर्टर लगा होता है, इन्वर्टर क्या करता है, मान लीजिए ये आपका इन्वर्टर है ना। तो इन्वर्टर क्या करता है कि जो बैटरी से करंट आ रहा होता है, यहाँ पर मान लीजिए दो बैटरी ये लगी हुई है, तो बैटरी से जो करंट इसको मिलता है, पहले क्या होता है, सोलर सिस्टम जैसे घर में सोलर पैनल लगा होता है, तो वो क्या करता है, वो इसको चार्ज करता है, ठीक है। अब मान लीजिए इन्वर्टर है, तो घर में क्या करता है, इन्वर्टर जो बैटरी का करंट है, डायरेक्ट करंट इसमें आता है, और इन्वर्टर इसको बाहर अल्टरनेटिंग करंट यानी प्रत्यावर्ती धारा बना के हमारे घरों में सप्लाई दे देता है, तो उससे हमारे पंखे, टीवी ये सब चल जाते हैं। यानी एक्चुअली बैटरी से जो करंट निकलता है वो डीसी निकलता है, डायरेक्ट करंट दिष्ट धारा, और इन्वर्टर बीच में उसको चेंज कर देता है एसी में यानी प्रत्यावर्ती में, और फिर हमारे घरों में वो सप्लाई इन्वर्टर के माध्यम से हम पंखा, लाइट इत्यादि सब प्रयोग कर पाते हैं, ठीक है। तो ये बात आप समझ गए होंगे कुल मिलाकर के। चलिए ठीक है, ये हो गया दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, वैद्युत विभव को परिभाषित कीजिए। वैद्युत विभव क्या है? देखिए, वैद्युत विभव की परिभाषा को थोड़ा सा आपको समझना होगा, कुछ टेक्निकल बातों को भी ध्यान से समझना होगा। वैद्युत विभव क्या होता है कि ऐसा मानते हैं कि यहाँ पर एक, अब आप समझिए इसको, केवल आपको ये फिगर बनाना नहीं, पहले इसको समझना है, तो इसकी परिभाषा आपको अच्छे से याद होगी। मान लेते हैं ये वैद्युत क्षेत्र है, ये जो लाइनें हमने एरो बनाए हैं, तीर के निशान, इसको हम बोल देते हैं कि ये क्या है, ये वैद्युत क्षेत्र है, इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको कहते हैं, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र, अब देखिए वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, इसकी परिभाषा भी हम लोग अभी आगे भी पढ़ेंगे, वैद्युत क्षेत्र को समझेंगे। बस समझिए इलेक्ट्रिक फील्ड है, जहां पर इलेक्ट्रिसिटी हो, वैद्युत हो, वो क्षेत्र क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी सामान्य रूप में समझिए, आगे हम डेफिनेशन भी सीखेंगे। वैद्युत क्षेत्र में कहीं पर एक बिंदु है, मान लेते हैं कोई प्लेस है, कोई पॉइंट है, ये मान लेते हैं ए पॉइंट है। अब हमको क्या करना है, वैद्युत विभव की परिभाषा निकालनी। तो क्या होगा, वैद्युत विभव के लिए एक पॉइंट माना जाएगा पहले इनफाइनाइट, अनंत, है ना, क्या जिसको आप कहते हैं अनंत। तो अनंत पर मान लेंगे कि 1 कूलाम प्लस 1 कूलाम का चार्ज है, इसको क्या कहेंगे, 1 कूलाम। ये जो प्लस 1 कूलाम का चार्ज है, एक को क्या कहा जाता है, एकांक आवेश भी कहा जाता है। एक वर्ड होता है 1 कूलाम को, देखिए 1 कूलाम अगर प्लस में चार्ज है तो इसको क्या कह सकते हैं, प्लस 1 कूलाम को, कूलाम मतलब चार्ज है, वो चार्ज को कूलाम में व्यक्त करते हैं। तो आपको मालूम 1 कूलाम को, एक को हम वर्ड लिखते हैं एकांक, है ना, यूनिट जिसको कहते हैं इंग्लिश में, एकांक, और ये धन भी है, तो एक ही है, एकांक धनात्मक आवेश। 1 कूलाम को हम एकांक धनात्मक आवेश भी कह सकते हैं भाई, एकांक इसलिए कि एक है, धनात्मक इसलिए कि पॉजिटिव है, और कूलाम आवेश ही है, तो इसको हम एकांक धनात्मक आवेश कह सकते हैं। अगर देखा जाए तो मैं ये समझा रहा हूँ अभी टर्म्स, अभी परिभाषा नहीं, वैद्युत विभव की भी परिभाषा हम समझेंगे, उसके पहले कुछ बेसिक समझते हैं। तो अनंत पर, कहीं पर बहुत दूर अनंत पर एकांक धनात्मक आवेश रखा हुआ है। इस एकांक धनात्मक आवेश को अगर हमें इस बिंदु तक लाना हो, बिंदु कहाँ है, वैद्युत क्षेत्र में है, इस स्थान तक अगर लाना हो उस एकांक आवेश को, तो हमें जो कार्य करना पड़ेगा वही वैद्युत विभव होता है। सामान्य रूप से समझ गए। अब इसको देखिए क्या कहेंगे। तो आपने देखा कि भाई ठीक है, एकांक धनात्मक आवेश कहाँ था, आपने देखा कि एकांक धनात्मक आवेश था अनंत पर। एकांक धनात्मक आवेश को कहाँ से, अनंत से कहाँ लाना है, अनंत से वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु तक लाने में, वैद्युत क्षेत्र में स्थित एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य
वैद्युत विभव कहलाता है, वैद्युत विभव कहलाता है, ये परिभाषा हो गई। इसे कैपिटल V से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। तो आपने ये समझ लिया। तो आपने देखा कि एकांक धनात्मक आवेश अनंत पर था, वहां से उसको इस बिंदु तक, जो बिंदु कहाँ है, वैद्युत क्षेत्र में है, वहां तक लाने में किया गया कार्य ही वैद्युत विभव कहलाता है। तो यहाँ परिभाषा विभव को V से प्रदर्शित करते, V बराबर सूत्र होगा W/Q। Q क्या है, आवेश, यदि आप जानते हैं Q, W क्या है, कार्य, और ये जो Q है इसको आवेश कहते हैं, है ना। और V तो अभी मैंने बता ही दिया कि V किसको प्रदर्शित करता है, V प्रदर्शित करता है विभव को, वैद्युत विभव। तो आपने विभव का सूत्र भी समझ लिया, V बराबर W/Q। कभी कभी छोटे छोटे सवाल भी मिल सकते हैं कि W का मान दिया जाए, वर्क और आवेश का दिया जाए, आपसे विभव पूछ लिया जाए, ऐसे छोटे छोटे सवाल भी मिल सकते हैं, ठीक है। तो आपने देखा कि वैद्युत विभव क्या होगा कि एकांक धनात्मक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है, ठीक है। ये हो गया। और वैद्युत विभव का जो मात्रक होता है, विभव का मात्रक, इस विभव का जो मात्रक होता है, मात्रक मतलब किसमें व्यक्त करते हैं, तो वोल्ट में। जैसे आप देखते हैं कि द्रव्यमान को किलोग्राम में, दूरी को मीटर किलोमीटर में, वैसे ही जो विभव है, विभव को वोल्ट में व्यक्त करते हैं, वोल्ट इसका मात्रक है, ठीक है। आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे, यानी कि इसकी परिभाषा लिख पाएंगे। उसमें ये सब फिगर नहीं बनाना आपको, ये मैंने आपको समझाया कि कैसे आप याद रखें। अब आपको केवल इतना कार्य करना है, यहाँ से परिभाषा लिखनी है और फिर ये सूत्र लिख देना है, मात्रक पूछे तो मात्रक बता देना है, बस, ठीक है। इतने में आपको 1 से 2 नंबर जो भी पूछा गया होगा मिल जाएगा, ठीक है। आई होप आप इसको समझ गए होंगे, ये भी क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है वैद्युत विभवांतर। अभी विभव सीखा, विभव का ही अंतर विभवांतर है। अंतर मतलब दो विभव हो, जैसे 5 और 2। अब मान लेते हैं एक 5 वोल्ट है और एक 2 वोल्ट है, तो इनका अंतर क्या होगा, इनका अंतर 5 - 2 यानी 3 वोल्ट होगा। तो बस इसको अंतर के लिए कम से कम 2 बिंदुओं का होना जरूरी है, ठीक है। यहाँ पर अनंत से ला रहे थे, यहाँ पर अनंत हटके परिभाषा में थोड़ा बदलाव हो जाएगा, बाकी सब एक ही रहेगा। देखिए कैसे, तो इसमें बस इतना समझना है, जैसे ये वैद्युत क्षेत्र है, तीरों के माध्यम से वैद्युत क्षेत्र को दर्शाया जाता है। ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है। इस वैद्युत क्षेत्र में कोई 2 स्थान ले लेते हैं, एक स्थान A ले लेते हैं ये वाला, और एक स्थान यहाँ पर हम B ले लेते हैं। अब मान लीजिए कि उसी एकांक धनात्मक आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में, बस यहाँ पर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किया गया कार्य वैद्युत विभवांतर कहलाता है। ये परिभाषा में बदलाव हो जाता है। तो आप क्या बोलेंगे कि आप बोलेंगे एकांक धनात्मक आवेश को, किसको, ये बात आपको ध्यान रखना है, एकांक धनात्मक आवेश, एकांक धनात्मक आवेश को वैद्युत क्षेत्र में, कहां पर, वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किया गया कार्य वैद्युत विभवांतर कहलाता है, वैद्युत विभवांतर कहलाता है, ठीक। अब ये विभवांतर है तो विभव के अंतर को डेल्टा V से लिखते हैं। डेल्टा, ये जो त्रिभुज जैसा बनता है इसको डेल्टा बोलते हैं, ठीक है, इसको डेल्टा बोलते हैं, ये अंतर को प्रदर्शित करता है। तो डेल्टा V बराबर W/Q, सूत्र वही रहेगा जो अभी वहां था, क्योंकि है ये भी विभव, और मात्रक ये भी वही रहेगा, क्योंकि विभव का अंतर ही है तो मात्रक यहाँ भी वोल्ट ही रहेगा, विभवांतर का मात्रक भी वोल्ट ही होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये क्या है कि एकांक धनात्मक आवेश को वैद्युत क्षेत्र में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किया गया कार्य, किसको ले जाया गया है, +1 कूलाम चार्ज, एकांक धनात्मक आवेश है ना, इसी को तो ले जा रहे हैं, एक यहां से यहां पर ले जा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपने समझ लिया, एकांक मतलब एक, धनात्मक है ही है, कूलाम मतलब आवेश, तो एकांक धनात्मक आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक वैद्युत क्षेत्र में ले जाया जाए तो ऐसा कार्य जो करना पड़ेगा वही आपका वैद्युत विभवांतर कहलाएगा। आई होप आप इसको समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखिए यहां से एक प्रश्न बनता है, 1 वोल्ट है ना, वोल्ट तो आप समझ गए कि वोल्ट मात्रक है, तो आपने भी एक फॉर्मूला पढ़ा V बराबर W/Q, क्योंकि आपने V बराबर W/Q पढ़ लिया है, यही वोल्ट होता है। तो वैद्युत विभव का मात्रक हमने सीख लिया। अगला 5वां प्रश्न था वैद्युत विभव का मात्रक, अभी आपने देखा वोल्ट, तो इसको हमने 5वें प्रश्न का मात्रक आंसर हो जाएगा वोल्ट, इसका मात्रक वोल्ट होता है।
अब आता है कि 1 वोल्ट क्या है। 1 वोल्ट क्या है? 1 वोल्ट कब बनेगा बताइए? ये इसका जो मान आएगा वो वोल्ट में आएगा। ये तब बनेगा जब यहाँ भी हम 1 रख दें। मान लीजिए V बराबर ऊपर भी 1 रख दें इस जगह पर कार्य की जगह, और नीचे Q की जगह भी 1 रख दें, तो 1/1 क्या हो जाएगा? 1 ही आएगा। इसका मतलब क्या है? अगर हम क्या करें, एकांक धनात्मक आवेश को, जो भी परिभाषा लिखी थी उसमें बस केवल इतना बोल देंगे कि एकांक धनात्मक आवेश को वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में अगर 1 जूल काम करना पड़े, ये 1 जूल काम करना पड़े, तो जो विभव होगा वो 1 वोल्ट होगा। सिंपल सी बात है ना भाई। इसको 1 जूल, वर्क यानी कार्य का मात्रक क्या है? जूल। इसको जूल में लिखते हैं। काम का जो कार्य का मात्रक होता है 1 जूल। अगर ये 1 जूल कब कार्य करना पड़े, एकांक, ये तो एकांक था ही परिभाषा में, ये तो +1 कूलाम लिए गया था, तो आप बस केवल इतना कह देंगे 1 वोल्ट की परिभाषा आप क्या लिखेंगे? 1 वोल्ट की परिभाषा, आप वो परिभाषा जिसको याद हो गई है वैद्युत विभव वाली, उसी में बस थोड़ा बदलाव कर दीजिए। तो आप यहां बोलेंगे यदि एकांक धनात्मक आवेश को, एकांक धनात्मक आवेश को वैद्युत क्षेत्र में स्थित एक बिंदु, वैद्युत क्षेत्र में स्थित एक बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य करना पड़े। कितना? 1 जूल कार्य करना पड़े तो विभव 1 वोल्ट होगा। ये हो गई आपकी परिभाषा 1 वोल्ट की। बस आप सिंपली इसको समझ सकते हैं। जो लोग अच्छे से विभव को समझ गए हैं वो 1 वोल्ट भी समझ जाएंगे। मैथमेटिकली भी मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है, बाकी अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको अच्छे से सीखना है। आप लोग समझिए। नेक्स्ट है ओम का नियम। ओम का नियम क्या कहता है कि अगर किसी चालक, मान लो ये कोई वायर है, तार है, तांबे का, एल्युमिनियम का, कहीं भी, इसमें करंट बह रही आई, और इसके सिरों के बीच विभवांतर, आपको पता हो कि इनके सिरों के बीच विभवांतर V हो, तो ओम का नियम ये कहता है कि जो विभवांतर होगा वो धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, यानी कि ओम का नियम क्या है? सिंपल सी बात है। ओम का नियम ये कहता है कि यदि, ठीक है, सबसे पहली बात तो अगर ताप और दाब ना बदले, सामान्य ताप जो होता है कहीं भी, सामान्य ताप दाब में कोई परिवर्तन ना हो, तो उस चालक में बहने वाली जो धारा होती है वो उसके वैद्युत विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, यानी सिंपल सी बात है। जो ओम का नियम है वो लिख लीजिए। ओम का नियम ढंग से प्रॉपर वे में अगर लिखेंगे तो आप ऐसे लिखेंगे कि यदि किसी चालक मतलब जहां करंट बह रही हो, अब वो तांबा है, चांदी है, कुछ भी हो सकता है, एल्युमिनियम, वायर, तार, कुछ भी आप मान लीजिए, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना हो, ध्यान दीजिएगा। भौतिक अवस्था का मतलब उसका ताप दाब ना बदले, जो ताप हो, जो दाब हो वही रहे। यानी यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना हो तो उस चालक के, तो वो जो चालक है, चालक मतलब जैसे ये तार हमने लिया, तो उस चालक के सिरों के मध्य जो विभवांतर होगा, सिरों के मध्य विभवांतर, जिसको हम किससे लिखते हैं? V से लिखते हैं। सिरों के मध्य विभवांतर क्या होगा? उस चालक में बहने वाली धारा, उस चालक में जो धारा बह रही है, बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो V है ऐसे अनुक्रमानुपाती का चिन्ह बनता है, ये I के अनुक्रमानुपाती होता है। फिर देखिए अब आगे क्या किया जाएगा, इतना तो आप लिख लेंगे। फिर अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटता बराबर लगता है। जब भी बराबर लगेगा तो यहाँ एक नियतांक आएगा, और यहाँ जो नियतांक आता है वो R आता है, तो RI, या कह सकते हैं इसी को उल्टा लिखें, V बराबर IR, मतलब I गुणे R। ये सूत्र बना। V बराबर IR सूत्र किसके नियम से मिला? ओम के नियम से मिला। V बराबर IR, जहाँ पर जो R आया है, जहाँ पर R एक नियतांक है,
क्या है? एक नियतांक मतलब कांस्टेंट, जो फिक्स होता है, जो बदले ना, एक नियतांक है। ठीक है, आर एक नियतांक है जिसको क्या कहा जाता है? जिसको वैद्युत प्रतिरोध कहा जाता है। इसी आर को वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। यहां तक आप लिख देंगे तो ओम का पूरा नियम हो जाएगा, जो कि 2 नंबर में आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। ठीक, तो अगर ओम के नियम का केवल सूत्र लिखना हो तो V बराबर IR बता देंगे, वो हो जाएगा। वो 1 नंबर पूछा जा सकता है। पूरी परिभाषा ढंग से पूछेंगे तो ऐसे आपको पूरा लिखना होगा, तो ओम का नियम 2 नंबर में आपका हो जाएगा। तो आई होप आप इसको समझ गए अच्छे से, ये भी समझ गए होंगे, ढंग से याद कर लीजिए। भाषा को ऐसे लिखेंगे तो फुल मार्क्स आपके मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछा गया है वैद्युत प्रतिरोध की परिभाषा दी है। तो अभी आपने देखा V बराबर आया था I इंटू R। I क्या है? करंट है, R क्या है? प्रतिरोध है, और V क्या है? विभवांतर है। तो आप देखिए, अगर हम R निकालें तो हम क्या लिखेंगे? V बटा I। सबसे पहले तो 2 तरह से परिभाषा बताएंगे, एक तो यहाँ से बताएंगे सूत्र से, और एक और परिभाषा सामान्य नोट कर लीजिए। वैद्युत प्रतिरोध, प्रतिरोध का मतलब ही होता है रुकावट, है ना। प्रतिरोध का मतलब जब कोई रुकावट पैदा हो, और रुकावट कहाँ पैदा होगी? धारा के बहाव में। धारा अगर किसी तार में बह रही है और उसमें कोई रुकावट पैदा कर दी जाए तो वही प्रतिरोध होगा। इसका मतलब आप सामान्य परिभाषा लिख लीजिए वैद्युत प्रतिरोध की, कि धारा के मार्ग में रुकावट को वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। धारा के प्रवाह में रुकावट को वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। इसे R से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। इतना आप लिख देंगे तो ये भी परिभाषा आपको 1 नंबर मिल जाएगा। दूसरी परिभाषा यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ देखिए R बराबर V बटा I। 2 चीज बटे में है, अगर जैसे 5/7 है तो हम कह सकते हैं ये 5 और 7 का अनुपात है। भाई बटे का मतलब क्या होता है? अनुपात भी तो हम जानते हैं। तो इसी तरीके से हम यहाँ कहेंगे कि V और I का अनुपात प्रतिरोध कहलाता है। इसका मतलब हम ये भी परिभाषा में कह सकते हैं कि वैद्युत विभव किसका? वैद्युत विभव, V क्या है? विभव, तथा धारा, है ना। धारा मतलब वैद्युत धारा का अनुपात वैद्युत प्रतिरोध कहलाता है, R कहलाता है, यानी वैद्युत प्रतिरोध कहलाता है। ये भी परिभाषा कही जा सकती है, कहलाती है। या फिर आपने एक परिभाषा मैंने अभी आपको बताया वो भी लिख लीजिए, क्या? कि धारा के प्रवाह में रुकावट को वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं, को वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। इसे R से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। जो R का मात्रक होता है, यानी जो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई प्रतिरोध का मात्रक बताइए, ये भी पूछा जा सकता है प्रतिरोध का मात्रक। तो प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, क्योंकि ये ओम के नियम में निकल के आया था, तो ओम साइंटिस्ट का नाम है। ओम से इसका मात्रक होता है। ये अगला क्वेश्चन नंबर 9 था। ओम को ऐसे लिख भी सकते हैं और ऐसे उल्टी कैप के जैसा भी बनता है, ऐसा सिंबल भी बनता है। ये ओम का मात्रक है। ठीक है, सॉरी, R का मात्रक। R यानी प्रतिरोध, इसका जो मात्रक हुआ वो क्या हुआ? ओम। प्रतिरोध का मात्रक ओम। इसको ऐसे भी बनाते हैं, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कहीं पर बना हो तो उल्टा कैप जैसा, टोपी जैसा, तो आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको 9 क्वेश्चन ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब आप आगे बढ़िए और आगे समझते हैं हम लोग। नेक्स्ट और लास्ट, 1 ओम को परिभाषित कीजिए। अभी आपने देखा था R बराबर V बटे I आया था। यहाँ से 1 कब आएगा? जब ये 1 वोल्ट हो, ऊपर भी 1 वोल्ट कर दिया जाए, इसका मात्रक वोल्ट में होता है, और इसको धारा एम्पियर में होता है, तो इसको 1 एम्पियर। अगर भाई ऊपर 1 वोल्ट कर दे, नीचे 1 एम्पियर, मतलब ऊपर भी 1 नीचे भी 1, तो कट के 1/1 एक ही तो आएगा। तो जो आएगा वो R क्या होगा? 1 ओम आएगा। इसका मतलब ये समझने की बात है, ये सब लिखने की जरूरत नहीं, इसको समझना है। अब आप लैंग्वेज में लिखेंगे। अगर आप क्या करें कि 1 वोल्ट विभव हो और 1 एम्पियर धारा हो, तो जो प्रतिरोध मिलेगा वो 1 ओम मिलेगा। तो आप यहां बस ऐसे लिख दीजिए, यदि किसी भी चालक में प्रवाहित धारा, यदि किसी चालक में प्रवाहित धारा कितनी हो? 1 एम्पियर हो, 1 एम्पियर हो, तथा उस चालक के सिरों, यानी उस चालक लिखें या उसके लिख दें, उसके सिरों के मध्य विभवांतर, उसके सिरों के मध्य जो विभवांतर है वो क्या हो? 1 वोल्ट हो, तो
प्राप्त प्रतिरोध, जो प्रतिरोध होगा, तो प्राप्त प्रतिरोध क्या होगा, 1 ओम होगा, 1 ओम कहलाएगा या होगा, जैसा आपको लिखना हो। ये आपका हो गया आंसर, 1 ओम। ये आपने परिभाषित कर दिया 1 ओम को, ठीक है। इस तरीके से आप सामान्य परिभाषाओं को लिखेंगे, परिभाषित करेंगे, इनको ढंग से नोट कर लीजिए। ये सारे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं और बहुत महत्वपूर्ण है, पूछे जा सकते हैं। तो आई होप आपको ये अच्छे से प्रश्न समझ में आ गए होंगे। आगे प्रैक्टिस क्लासेस जारी रहेंगी, आपको साइंस और मैथ सबकी प्रैक्टिस कराई जा रही है, वो मिलता रहेगा आपको। आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें, फ्रेंड्स को जोड़ते रहें। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।